नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक तत्वर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ ही मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज लगातार 8वां तेजी का सत्र है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर हमें आज देखने को मिल रहा है। लगातार 8 दिन बढ़िया तेजी हो चुकी है और 5 से 6% के आसपास की रैली सेंसेक्स और निफ्टी दिखा चुके हैं। हालांकि आज रेंज भी सीमित है। आज हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.25% के आसपास की बढ़त है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट संकेत थकावट के नहीं दिख रहे हैं। आज भी जो मोमेंटम है पूरी तरह से तेजी खिलाड़ियों के पक्ष में है। आप चाहे फ्रंट लाइन इंडेक्स देख लीजिए, बड़े शेयर देखिए, या फिर पूरे बाजार का माहौल अगर आप देखेंगे, अगर हम एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखें, बढ़ने और चढ़ने वाले शेयरों का अनुपात देखेंगे तो 1304 शेयर एनएसई पर मजबूत है, 703 शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आज बाजार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स, वहां पर बहुत अच्छी तेजी है। ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर, आयशर, बजाज ऑटो, ये भी आज बाजार को अब फिर से मजबूती देने का काम कर रहे हैं। लेकिन डिवीज लैब कर रहा है आउट परफॉर्म और मार्च के लोअर लेवल से तकरीबन 12 से 13% के आसपास रिकवरी आ गई है, क्योंकि अमेरिका में सेल्स अच्छे हैं और जो एक्सपोर्ट शिपमेंट रहा है मार्च में वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। ये खबर हमारे सहयोगी पंकज लेकर आए थे। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी थकावट हमें दिख रही है। ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनर्जी में अगर हम जोड़ लें इसको तो पावर ग्रिड में भी 1% के आसपास की नरमी है और कंजम्पशन वाले स्पेस पर भी आज थोड़ा सा दबाव हम देख रहे हैं। एचयूएल और नेस्ले कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस से लगातार दूसरे दिन आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं है, हल्की सी तेजी है। कल भी हमने थोड़ी सी तेजी देखी थी और आज भी देखिए 0.25 से लेकर आधे % के आसपास की मजबूती रिलायंस के शेयर में दिख रही है। अब कल होगी वीकली एक्सपायरी, तो उसके पहले बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। जो खबरों वाले शेयर हैं जहां पर ज्यादा एक्शन है उसके बारे में भी आपको राय देंगे और आपके जो भी सवाल है शेयरों से जुड़े उस पर अब अपने एक्सपर्ट्स की राय जरूर लेंगे। पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। तो 9167329108 ये हमारा फोन नंबर, इस पर आप फोन कीजिए, SMS कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया का पता भी है आपकी स्क्रीन पर @ET9स्वदेश, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां पर जाकर आप अपने सवाल हम तक भेजिए और हम पूरी कोशिश करते हैं आपके सभी सवालों को शो में शामिल करने की। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। रत्नेश जी, अविनाश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। रत्नेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, जरा निफ्टी के और निफ्टी बैंक के लेवल्स जरा चेक कर लीजिए क्विकली और ये बताइए कि 17,750 का आंकड़ा तो आज हमने पार कर लिया, क्या ये तेजी जारी रहेगी या अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बाजार अब आ चुके हैं? आप क्या सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बाजार का अगर बड़ी पिक्चर देखें तो पिछले 7-8 दिन से हमको कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि जो अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो इसमें फॉलिंग चैनल का हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अपने सभी की एवरेजेस के ऊपर निकल गई, पर एक 17,800 का काफी मेजर और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो 17,800 पे काफी हेवी कॉल राइटिंग अभी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा 17,800 के आसपास थोड़ा सा बाजार को कंसोलिडेशन होना चाहिए और एक ये हल्का मतलब अगर कंसोलिडेशन होता है तो एक अच्छा साइन भी रहेगा बाजार के लिए आगे की तेजी आने के लिए। तो यहाँ पे एक 17,800 की क्लोजिंग बेसिस पे हम वेट करेंगे नई तेजी के लिए। जब तक ये नहीं आता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे हम कायम रहेंगे। 17,600 17,550 ये तो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। कहीं पे भी एक डीप आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी का हम स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा थोड़ा पॉजिटिव है निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले ही अब हमको ब्रेकआउट दे दिया था। और बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो 41,500 पे जो कॉल रेटिंग थी उन्होंने कल अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की करना चालू कर दी थी। तो ये संकेत देते कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अगर आउट परफॉर्मेंस हमको और देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 दिनों में, तो जो 41,800 41,900 तक के लिए लेके जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे। 41,300 41,250 से काफी अच्छे सपोर्ट है खरीदारी करने के लिए। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की खरीदारी जरूर करते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग रहकर ही चलिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के चलिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेंड अभी फिलहाल पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। चलिए अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं और सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। लगातार फोन लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस बीच पहला सवाल हमें आया है ट्विटर पर किरण जी का, और इनका सवाल है यूको बैंक पर। 220 शेयर 33 के भाव पर इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री
की हुई है। और यूको बैंक अभी तो फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि 25 के आसपास कारोबार कर रहा है, बट हमने बीच में देखा था कि हाल फिलहाल में ये जो छोटे मझौले बैंकिंग स्टॉक्स थे इनमें काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी और थोड़े ऊपरी लेवल पर इन्होंने उसी तेजी में एंट्री भी कर ली है। इस वजह से इनकी जो बैंक लेवल्स है वहां से स्टॉक नीचे आ चुका है। अविनाश, क्या करें यूको बैंक में? पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है और मेरे ख्याल से बैंकिंग में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण अभी इनकी पोजीशन माइनस में हो चुकी है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स देखें तो यूको बैंक के दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे। हमको लग रहा है कि मार्च के तिमाही में भी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है और आने वाला साल दैट इज FY24 में भी एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ, ये सारे पैरामीटर्स में यूको बैंक अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर इनका कम से कम 12 से 15 महीना है तो होल्ड करिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी कर लीजिए क्योंकि 25-26 रुपया का जो प्राइस है मुझे लग रहा है कि ज्यादातर नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ से थोड़ा सा एवरेज करते हैं तो मेरे ख्याल से साल भर में इनको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो यहाँ तो होल्ड करने की राय रहेगी। ठीक है, यूको बैंक को होल्ड करने की राय है। आगे बढ़ेंगे, किरण का सवाल लेंगे और इनका सवाल माफ कीजिएगा, संगीता झा का सवाल लेंगे, नोएडा से जुड़ गई हैं। संगीता नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? नमस्कार जी। सर, मुझे जानना था कि मेरे पास ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के 60 शेयर्स हैं 373 के रेट पे, तो इसमें इसको क्या मैं रखूं या फिर सेल करूं? इसमें एक डीमर्जर भी प्लान्ड है, वो उसकी एक डेट है 18 अप्रैल को, तो ये क्या ये मेरे लिए सही रहेगा इसको रखना? ठीक है, 373 रुपये वाला आपका शेयर 353 रुपये के आसपास है। ज़्यादा नुकसान तो आपको नहीं है, 20 रुपये ही कम हुआ है। लेकिन अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो नतीजे आए थे पिछली तिमाही के, वहाँ पर थोड़ी सी निराशा हमने देखी थी शेयर की, हमने उसके बाद हमने कमज़ोरी भी देखी। हालांकि पॉजिटिव चीज़ एक ये थी कि FIs ने अपना थोड़ा स्टेक बढ़ाया था ऑल कार्गो में। आपको लगता है कि अगर इसमें निवेशित रहें तो ये एक ठीक फैसला होगा? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि जो तीसरी तिमाही आ गई उसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि ग्रोथ स्लो डाउन नहीं हो चुका था, लेकिन वो क्वार्टर में डेफिनेटली ग्लोबली इनके लिए थोड़ी सी वॉल्यूम ट्रैफिक कम होने के कारण लॉजिस्टिक के बिजनेस में कम रेवेन्यू देखने को मिला। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 से 12 महीना है तो ये होल्ड कर सकती है। अच्छा खासा ग्रोथ अभी भी लॉजिस्टिक स्पेस में हमको दिख रहा है। और दूसरी बात, अभी जो कंपनी का डीमर्जर होने वाला है वो भी अप्रूव हो चुका है, तो इनके पास 60 शेयर है तो उनको और 2 कंपनीज में एक शेयर मिलेगा, जिससे हमको लग रहा है कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की बैलेंस शीट और थोड़ी लीन और फिट हो जाएगी और कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग दूसरे 2 कंपनी से भी इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखिए, यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की राय ऑल कार्गो पर। कोलकाता से कृष्णा जी मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। कृष्णा जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्कार। एक्चुअली मैं गोदरेज कंज्यूमर का 107 शेयर्स है, वो 935 के रेट पे। सो मेरा व्यू है 6 to 1 year, 6 months to 1 year। सो क्या करना चाहिए इसके लिए? 935 पर आपने लिया है, ओके। रत्नेश जी, क्या सजेस्ट करेंगे? गोदरेज कंज्यूमर में और तेजी के लिए रुकना चाहिए? अभी फिलहाल तो इनको मुनाफा ही हो रहा है, हल्के मुनाफे में है, 935 पर इन्होंने लिया हुआ था, तो और तेजी के लिए वेट कर सकते हैं स्टॉक में? जी भैया जी, बिल्कुल। गोदरेज कंज्यूमर का हम चार्ट देखें तो कंटिन्यू थोड़ा सा हायर हाई फॉर्मेशन पे चल रहा है, ग्रेजुअली स्लोली थोड़ा सा मूवमेंट है। इनका व्यू भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबा है, तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा भी ये स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में इनको लगाने की सलाह दूंगा 910 रुपए की। ऊपर में इनको टारगेट मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में भी 975 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। एक बार 975 के ऊपर ये तेजी क्लोजिंग देगा तो उसमें एक नई तेजी हमको देखने को मिलेगी, जो कि 1100 रुपए तक के लिए लेके जा सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस लगा ले और बने रहे। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अभी आप मुनाफे में हैं, नुकसान में नहीं है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए और बने रहने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। तेजी है, हालांकि तेजी हल्की है, 17,750 के आसपास निफ्टी है, लेकिन बाजार की रफ्तार के साथ साथ जो कार कंपनियां हैं वो भी जबरदस्त रफ्तार दिखा रही हैं, खासतौर से लग्जरी सेगमेंट वाली। 2022 में कंपनियों की बिक्री शानदार रही है, वहीं 2023 के लिए भी कमेंट्री मजबूत है। लग्जरी कार मार्केट की तस्वीर क्या कहती है, बताने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम लग्जरी कार मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जो रफ्तार है वो थमती हुई नहीं नज़र आ रही है। हम कई सारी खबरें सुनते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं
कहीं ना कहीं जो नई गाड़ियों की जो बिक्री है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि रिसेशनरी कंसर्न्स भी एक फैक्टर होता है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी कार मार्केट में इम्पैक्ट होती हुई नहीं दिख रही हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो सेल्स है वो काफ़ी मजबूत है। आप स्टॉक प्राइस को ही देख लीजिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं लग्जरी ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट जो कंपनीज लिस्टेड हैं जैसे कि टेस्ला, फरारी, BMW या फिर भारतीय बाजारों में टाटा मोटर्स की बात कर ले, साल की शुरुआत से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इन सभी शेयरों ने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पर क्या इसके पीछे ठोस वजह है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ कमेंट्री पे नजर डालें तो सभी कार कंपनीज ने एक रिकॉर्ड साल के बाद आने वाले साल के लिए भी पॉजिटिव आउटलुक शेयर किया है। जैसे कि BMW की बात कर ले तो वो साल 2023 भी एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ मान रहे हैं यहाँ पे, जबकि उनका साल 2022 जो था वो एक रिकॉर्ड साल था इन टर्म्स ऑफ सेल। उसके अलावा टेस्ला की बात करें तो साल दर साल वो अपनी डिलीवरीज में करीब 50% के जंप की उम्मीद कर रहे हैं, और टेस्ला तो चाइना मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रहा है, प्राइसेस कम कर रहा है और कंपटीशन यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पोर्शा उन्होंने भी एक मजबूत साल 2023 की कमेंट्री दी है। इसके अलावा मर्सिडीज, इनका जो टॉप एंड मॉडल है यानी कि जो महंगी गाड़ियां हैं उसमें उनकी बिक्री का आउटलुक ज़्यादा पॉजिटिव है बचाए जो उनकी एंट्री लेवल मॉडल्स हैं उसके। वहीं टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो पेंडिंग ऑर्डर बुक जो है उनकी करीब 2 लाख यूनिट्स पे है। इनकी रिकॉर्ड ऑर्डर बुक से थोड़ी सी कम है, पर जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं जैसे कि डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट, ये सारी इनकी पूरी ऑर्डर बुक का 76% जो है वो अभी भी होल्ड करती हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी महंगी गाड़ियां हैं, उनकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा है। इसीलिए हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं कि क्यों लग्जरी का मार्केट में रफ्तार अभी भी है। शुक्रिया सृष्टि। तो लग्जरी कार मार्केट में अच्छी रफ्तार है और ग्लोबल जो भी ब्रांड्स हैं जिनको आप भारतीय सड़कों पर भी देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी डिमांड निकल के आ रही है, और ये डिमांड की जो तस्वीर है ये पुख्ता हो जाती है, इसकी पुष्टि हो जाती है इनके स्टॉक प्राइसेस से। लेकिन क्या सेम चीज़ फॉलो कर रही हैं हमारी देसी कंपनियां या फिर वो कंपनियां जिनका भारतीय बाजार में बड़ा कारोबार है, ख़ास तौर से एंट्री सेगमेंट में या फिर छोटी कारों के बाजार में जिनका दबदबा है? अगर हम मारुति को देखेंगे तो उसका शेयर प्राइस इस साल ज़्यादा उतना नहीं चढ़ा है। M&M की अगर हम ईयर टू डेट अगर देखेंगे तो भी शायद उतना नहीं चढ़ा है। टाटा मोटर लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है, और जैसा कि सृष्टि बता रही है कि उसमें जो पोर्टफोलियो JLR का है 70% से ज़्यादा वहाँ से आय का कंट्रीब्यूशन आता है। तो टाटा मोटर में हम करीब करीब ईयर टू डेट यानी कि 2023 में 20% के आसपास की उछाल है निचले स्तरों से। तो ऑटो सेगमेंट को कैसे देखें, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, अविनाश जी आपसे ज़रा समझेंगे। जो अपनी जानकारी शेयर की लग्जरी कार मार्केट को लेकर, क्या वही तस्वीर भारतीय कार मार्केट की भी है? क्या उससे इसको जोड़ के देखना चाहिए? और अगर हाँ तो आप ये बताइए कि अगर हम शेयर अगर चुनना चाहें मौजूदा बाजार में तो आपके हिसाब से बढ़िया स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, ये जो लग्जरी कार सेगमेंट का जो ट्रेंड है वो पिछले मेरे ख्याल से साल भर से काफी स्ट्रांग हो चुका है। और जैसे सृष्टि ने कहा कि लग्जरी कार मार्केट का ग्रोथ लोअर बेस पे बहुत जोर से चल रहा है। अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि सारे जो कार मैन्युफैक्चरर्स है वो हायर एंड व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं। छोटी गाड़ियां नहीं बिक रही है, लेकिन जो बड़ी कीमती वाली गाड़ियां है वहां पे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। और ये ट्रेंड मुझे लग रहा है कि आगे भी चलेगा, क्योंकि अभी इंडिया में एस्पिरेशनल जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। इनकम भी लोगों की बड़ी है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी है। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रीमियम लग्जरी कार सेगमेंट है वो आगे भी चलता रहेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जो काफी वेल पोजिशनड है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इनका अगर आप प्रोडक्ट रेंज देखें तो XUV 500, XUV 700 ये बड़ी गाड़ियां हैं, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा इन्होंने ऑर्डर बुकिंग कस्टमर से ली है। तो मेरे ख्याल से देखिए, वैसे तो टाटा मोटर्स का JLR का प्रोडक्ट सेगमेंट तो काफी अच्छा कर रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जिस प्रकार से यूटिलिटी व्हीकल्स में जो अप ट्रेंड आई है उसको जिस तरह से कैपिटलाइज किया है, मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी वेल पोजिशनड है। इनफैक्ट कंपनी के जो नतीजे भी आएंगे जनवरी टू मार्च के वो तो दमदार आएंगे ही, बट आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हायर एंड लग्जरी व्हीकल्स प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों तरफा महिंद्रा को फायदा होना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो महिंद्रा अच्छा सॉलिड पोजिशनल पिक रहेगा, बट उसके बाद अगर किसी को टाटा मोटर्स में भी निवेश करना है तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक और जो JLR का पोर्टफोलियो है वो आने वाले साल में काफी अच्छा करेगा।
अविनाश जी, क्या लैंडमार्क कार्स भी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है? क्योंकि एंटी के साथ उन्होंने एक बैठक की है और मैनेजमेंट ने कहा है कि कुछ लोकल प्लेयर्स को अक्वायर करके अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ाने की योजना बना रही है कंपनी, और इंश्योरेंस वाले सेगमेंट पर भी उनकी नज़र है। क्या एक बेहतर विकल्प लैंडमार्क कार्स भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लैंडमार्क कार्स का जब आईपीओ आया था तभी लोगों को इतना कंफर्ट नहीं था, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस आता है वो बेसिकली लग्जरी कार सेगमेंट के डीलरशिप से आता है। और जैसी गाड़ियों की सेल्स होती है, ऑब्वियसली जो कंपनीज इनकी डीलरशिप्स मैनेज करती है उनको भी काफ़ी फायदा होता है। तो डेफिनेटली लैंडमार्क कार्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि देखिए लग्जरी कार मार्केट अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो डीलर्स होते हैं इनको तो डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ का फायदा मिलता ही है। तो मेरे ख्याल से लैंडमार्क कार्स पे ज़रूर नज़र रखिए। हमको लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले सालों में इसमें भी एक अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिले, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑटो प्ले नहीं है, बट डेफिनेटली इनडायरेक्ट ऑटो प्ले है। क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर में ग्रोथ आती है लग्जरी कार सेगमेंट में, तो डेफिनेटली लैंडमार्क कार्स शुड आल्सो बेनिफिट। लैंडमार्क कार्स पर भी आपका फोकस होना चाहिए। विश्वमोहन के पास, जो कि लेकर हाजिर हैं कमोडिटी की ABCD। देखिए, शुगर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, इसलिए चीनी काफ़ी चर्चा में है। इस वजह से मैं आज चुना हूँ शुगर के बारे में कुछ ABCD बता दूँ। आइस शुगर आप सुनते होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है। इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लंदन में इसकी ट्रेडिंग होती है। आइस शुगर आप जानते होंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट का साइज वहाँ पर 1.12 लाख पाउंड का है। एक पाउंड आप देखेंगे तो 450 ग्राम के आसपास का एक पाउंड होता है। आइस लंदन और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये दो बेंचमार्क प्लेटफॉर्म है जहां पर शुगर की ट्रेडिंग होती है, CME और आइस। अब आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि रॉ शुगर और व्हाइट शुगर, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि होता क्या है। गन्ने के रस को बॉयल करने के बाद जब उसके ड्राइंग का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद रॉ शुगर बनता है, लेकिन उसका कलर अब ब्राउन होगा क्योंकि उसमें मोलेसेस रहता है, इस वजह से ब्राउन होता है। लेकिन व्हाइट शुगर क्या होता है? व्हाइट शुगर वो होता है जिस बॉयल करने के बाद, ड्राइंग के बाद जब उसकी रिफाइनिंग हो जाती है, तब वो व्हाइट शुगर बन जाता है। हम आमतौर पर घर में या कहीं भी इंडस्ट्री में, खाने पीने में, मिठाइयों की दुकान में, कहीं भी उसका जो इस्तेमाल होता है वो व्हाइट शुगर का ही आमतौर पर खाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अगले आपको ये बता दें उत्पादन को लेकर। उत्पादन को लेकर क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक शुगर का ब्राजील है। दुनिया के कुल उत्पादन में 21% अकेले हिस्सेदारी ब्राजील की है। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो दुनिया के ग्लोबल चीनी के एक्सपोर्ट में 45% अकेले ब्राजील से होता है। हालांकि भारत भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ एक्सपोर्ट पिछले साल तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन इस साल कम एक्सपोर्ट हुआ है क्योंकि यहाँ घरेलू कंजम्पशन भी सालाना 280 लाख टन के आसपास की है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर है। और बड़े उत्पादक में यूरोपियन यूनियन, US, चीन, थाईलैंड जैसे भी बड़े उत्पादक देश शुगर के हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कैसे इथेनॉल बनता है। इथेनॉल को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, बहुत सारे अनाज से भी बनाए जाते हैं और गन्ने के रस से भी बनाए जाते हैं। गन्ने के जूस को निकालकर उसे फर्मेंटेशन के बाद इसे इथेनॉल बनाया जाता है। कई दिनों के फर्मेंटेशन के बाद उसे इसका इस्तेमाल कर, गन्ने में सुक्रोज ज़्यादा होता है, इसलिए इथेनॉल बनाने में आसानी होती है और इसलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इथेनॉल बनाकर आजकल बायोफ्यूल के लिए भी उसकी ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल के साथ। E20 पेट्रोल, E10 पेट्रोल, जिसमें 10% 20% इथेनॉल की मात्रा रहती है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता है और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी माना जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं शुगर को लेकर। बेसिक नहीं, काफी गूढ़ बातें भी आपको विश्वमोहन ने समझा दी है चीनी से जुड़ी हुई। और कम्युनिटी के ABCD में रोज ऐसे ही कुछ दिलचस्प मुद्दे लेकर विश्वमोहन रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। और शो अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो मुनाफे की मंडी 11:30 बजे रोज आप जुड़िए। और कमोडिटी मार्केट की जो भी लेटेस्ट खबरें होती हैं, या फिर अगर आपको ट्रेडिंग आइडियाज चाहिए कमोडिटीज़ में, तो उसका भी विकल्प वहाँ पर बहुत ही शानदार होता है। आगे बढ़ेंगे और अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट नीतलेश पावस्कर भी जुड़ गए हैं। और अगले दर्शक को जोड़ेंगे अब असम से सत्येंद्र हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी, मेरा सवाल है डेल्टा कॉर्प के ऊपर और BSE के ऊपर। जी, डेल्टा कॉर्प के आपके पास 111 शेयर हैं। जी जी। और BSE के 71 शेयर। जी ठीक है, डेल्टा कॉर्प से ही शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल नतीजे भी कल आए थे और आज ये FNO बैन में भी है डेल्टा कॉर्प का शेयर। नतीजों को अगर देखेंगे तो सालाना आधार पर थोड़ी सी हमने प्रॉफिट में, आय में बढ़त देखी, लेकिन अगर तिमाही आधार पर देखेंगे तो प्रॉफिट में तकरीबन 40% के आसपास का डिप आया था। नीतलेश, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं।
ये बताइए कि डेल्टा कॉर्प का शेयर आपको अभी कैसा लग रहा है? 200 रुपए की इनकी खरीद भाव है, 190 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1% के आसपास की मजबूती है। करना क्या चाहिए अब? सर अभी के लिए एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 185 रुपीज का। अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर लेना, लेकिन ये काउंटर 205 207 के लेवल को अगर सस्टेन कर देता है तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। फिर ऊपर में 240 का ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉप लॉस कट होता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर लेना, फिर जो फ्रेश एंट्री होगी वो 200 के ऊपर आप बना सकते हो और फिर 240 के टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। तो अभी के लिए क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा ब्रेकआउट जो है वो 207 के ऊपर ही आएगा स्टॉक में। डेल्टा कॉर्प को लेकर ये व्यू, लेकिन बीएससी के बारे में भी राय चाहेंगे क्योंकि ये शेयर 900 रुपए के भाव पर इनके पास है और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स 2021 बहुत अच्छी कहानी थी। 2022 में लोगों को नुकसान हुआ, प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा आई, कुछ डिस्टर्बेंसेस थी। हालांकि 2021 का साल इसलिए भी अच्छा था क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे मार्केट में, लगातार डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे। 2022 कंसोलिडेशन वाला फेज रहा और ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से नीचे आया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। इसके बारे में आप राय साझा कीजिए नीतिलेश, इसमें क्या आप सलाह देंगे? देखो ये स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट ले चुका है 400 के आसपास का, तो मेरे हिसाब से अभी ये लेवल जो है वो बेचने का लेवल नहीं है। अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें और मैं एक लेवल्स को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। 530 का एक लेवल है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो थोड़ा सा और क्वांटिटी आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 470 का होगा, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर मैं जितना देख रहा हूँ एक 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो 530 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और नीचे में अगर ये काउंटर फिर किस कारण से 420 के आसपास मिलता है तो वहां पे कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती है 400 रुपए के स्ट्रीट के साथ। ओके ठीक है, तो ये है राय बीएससी पर। अगले दर्शक हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, मनीष। मनीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। सवाल मैडम मैंने लिया था उषा मार्टिन का शेयर लिया था 141 में और अभी तो शेयर हाई है, लेकिन इसका क्या फ्यूचर मैडम ये जानना था। ओके बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर आपने कॉल किया, क्योंकि इस तरीके से बीच बीच में रिव्यू भी कर लेना चाहिए। भले ही आपको मुनाफा हो रहा है लेकिन बीच बीच में रिव्यू करना भी सही रहता है कभी कभार। उषा मार्टिन, यहाँ पर रत्नीश आप सलाह दीजिए, क्योंकि अपने हाइस के आसपास तो ट्रेड कर रहा है बट आज हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में भी है। अभी क्या करना चाहिए, मुनाफा बुक करके निकल जाएं या फिर अभी भी स्टॉप लॉस के साथ आप इनको होल्ड करने की सलाह देंगे? इनका ओवरऑल चार्ट देखे तो कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन में है। इसमें एक कंटिन्यू हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, इस कारण से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा चुका है ये। तो मेरी राय रहेगी इनको कि थोड़ा सा अभी अपना 50% ही मुनाफा बांध ले और बाकी में स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं, जो कि स्टॉप लॉस रहेगा इनका 180 रुपए का। 180 रुपए के ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ ये बैठे रहे। ऊपर में इसमें नई तेजी वापस से चालू होगी 235 रुपए के बाद में, तो ये लेके जा सकती है इसको 260 270 रुपए तक के लिए। तो आधा मुनाफा बांध ले, 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ट्रेलिंग का और बैठे रहे। में 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह है। जयपुर से शंकर हमारे साथ हैं। शंकर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है सर आपको? सर मुझे विप्रो शेयर के बारे में जानना है। हेलो जी 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 बताइए सर। सर मेरे पास विप्रो के 60 शेयर है 597 रुपए में, तो मुझे 595 597 ओहो 60 शेयर है। रत्नेश, करना क्या है विप्रो के शेयर में? देखिए अब तो नतीजों पर नज़र है और नतीजों से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं। अब जो कुछ डिपेंड करता है वो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्लाइंट्स निकल के आते हैं, डील्स को लेकर कंपनी क्या अपडेट देती है, कमेंट्री क्या देती है। बाकी बहुत ज़्यादा उत्साह की उम्मीद नहीं हम कर रहे हैं नतीजों के सीजन से। और कल जिस तरह से चाल दिखी थी आईटी स्टॉक्स की, वो काफ़ी कुछ साफ भी हो गया था। आज हल्की सी रिकवरी की कोशिश है। आज टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे तो उससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। क्या टीसीएस के नतीजों तक का वेट कर लें या फिर आपकी सलाह कुछ और है? सबसे पहले तो मैं सलाह देना चाहूंगा सभी दर्शकों को, इतने नुकसान तक वेट ना करें। आप कभी ना कभी बीच बीच में रेगुलर कॉल करके पूछते रहे टीनाओं पे, क्योंकि इतने नुकसान होने के बाद में कहीं पे भी एक नुकसान बुक करना काफी थोड़ा बड़ा पेनफुल होता है निवेशकों के लिए। तो इतने एक लंबे नुकसान तक न बैठे, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर लगाए या फिर जरूर
एक राय लेने के लिए संपर्क करते रहे। अब रहा सवाल विप्रो की बात करें तो विप्रो में आईटी स्टॉक में सबसे आईटी स्टॉक पहले अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है तो कोई विप्रो है। तो मेरी सलाह यही रहेगी अगर इनको आईटी में बनना है तो इसमें से निकल के दूसरा आईटी स्टॉक्स में स्विच करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ताकि उनकी जो पूंजी जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं इनको रिकवर करने में इनको मदद मिलेगी। तो मेरी सलाह यहाँ से रहेगी कि यहाँ से निकल जाए और दूसरे स्टॉक्स में स्विच करें। ठीक है, तो निकलने की राय है विप्रो से। आईटी में तो एटलीस्ट अगर विप्रो देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, तो यहाँ से निकल जाइए और दूसरे किसी स्टॉक में या तो आप अपना निवेश स्विच कर सकते हैं। ट्विटर पर जोधपुर से सवाल आया है रमेश जी का, और इनका सवाल है डिक्सन टेक पर 50 शेयर्स 3012 पर इन्होंने लिया हुआ है और इनकी जो बाइंग लेवल है वहां से भी काफी नीचे आ चुका है डिक्सन टेक का स्टॉक। हमने तो 4000 तक के लेवल्स भी देखे थे, बट नुकसान हो रहा है इनको इस शेयर में। नितिलेश, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ रिकवरी के साइंस दिखाई दे रहे हैं डिक्सन टेक के चार्ट्स में? अभी के लिए एक स्टॉक से एग्जिट कर लेना, अगर फिर से अगर ऊपर में 3000 का लेवल क्रॉस करता है तो एक बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक फिर से 3400 से लेकर 3500 तक जा सकता है। तो अभी के लिए एग्जिट का राय होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है वीकली चार्ट के ऊपर भी, लेकिन 3000 के ऊपर इसमें एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए 80 रुपए का लॉस बुक करें और ऊपर में 3000 के ऊपर फिर से आप फ्रेश पोजीशंस बाइंग की बना सकते हैं। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू। हरिद्वार से प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पूछिए क्या जानना है आपको। प्रदीप, आपको आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे पास में सुजलॉन के 1570 शेयर हैं 8 रुपये 82 पैसे के हिसाब से। तो इसमें जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या करें, अभी होल्ड करें या निकल जाए। 8 रुपये 80 पैसे। प्रदीप, पहले तो ऐसा है कि जो 10 रुपए से कम वाले जो शेयर होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको लेकर थोड़ा सा हम सावधान रहने की भी सलाह देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको को सूझता नहीं कि करें क्या। ऐसे दर्शकों के लिए हम जरूर सलाह लेंगे। खैर, आपको बता दें कि आज से सुजलॉन के जो नए शेयर अलॉट हुए थे वो आज से ट्रेड होने लग गए हैं। इस पर आपका क्या भी होगा नितिलेश, सुजलॉन को लेकर? 8 रुपये 82 पैसे खरीद है, 8 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा शेयर। आज हल्की सी कमजोरी है, थोड़े से मैनेजमेंट में बदलाव किए हैं कंपनी ने। जेपी चालसानी को सीईओ बनाया गया है, तो कोशिश कंपनी कर रही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर क्या आपको बेहतर होते दिख रहे हैं? देखिए, स्ट्रक्चर वाइज तो स्टॉक में अभी भी कुछ मजबूती नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 8 रुपए का भाव चल रहा है और जो रिसेंट इसने एक लो लगाया है जनवरी 2023 के आसपास का, तो वो एक स्टॉप लॉस की तरह आप ले सकते हो। लेकिन ऐसे काउंटर से थोड़ा सा आप दूरी बनाए रखोगे तो ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अच्छे काउंटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए 7 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखे। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए, सुजलॉन पर आपको ये राय, स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करिए फिलहाल, लेकिन सावधानी बरतिए। अगर पेनी स्टॉक्स में आपके निवेश हैं तो उसको लेकर थोड़ा सावधानी भी बरतिए और बीच बीच में स्टॉक को रिव्यू करते रहिए। अगला सवाल लेंगे, बरेली से हमारे साथ सौरभ जुड़े हैं। सौरभ जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? ये मैडम IEX के शेयर जो है वो 271 के भाव पे लिए 400 शेयर। ओके, काफी पहले की खरीद लग रही है आपकी। जी, और जी, नुकसान भी भारी हो रहा है इस स्टॉक में। क्या सजेस्ट करेंगे जी? नितिलेश जी क्या सजेस्ट करेंगे? IEX पर 271 तो काफी ऊपरी लेवल्स थे, और जब स्टॉक में चलिए नितिलेश से संपर्क वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। रत्नेश जी आप बताइए, IEX में क्या करें? 271 पर बहुत ही हाई लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था और स्टॉक में अच्छी तेजी भी आई थी, बट उसके बाद एक गिरावट आई। अब फिर से निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है IEX में, बट क्या करें? इनको तो काफी भारी नुकसान हो रहा है। अभी फिलहाल बने रहें या फिर निवेश को स्विच कर लें अपने? इनके खरीदी का स्तर काफी ऊंचे लेवल का है, तो यहाँ से उस लेवल तक की तेजी आना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं दिख रहा है। या तो काफी इनको लंबा समय अपने इस निवेश को देना पड़ेगा। तो मेरी तो सलाह यह रहेगी अभी इनमें एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपना 145 का, क्योंकि तेजी जरूर इसमें चालू हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेजी है 180-190 रुपए तक के लिए लेके जा सकती है।
तो थोड़ा सा अगर इनके पास निवेश के लिए और थोड़ा पैसा हो जो कि थोड़ा सा बिना स्ट्रेस लिए निवेश कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा एवरेज कर ले, कहीं पे भी 180 190 तक आता है तो फिर वहां पे अपना एग्जिट कर ले पोजीशन में से। आईएएस को लेकर ये व्यू। रत्नेश का आगे बढ़ेंगे, कृष्णा का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम से आया है और इनके पास है शेयर LIC हाउसिंग के 8000 शेयर हैं 386 रुपए के भाव पर, और 386 वाले शेयर पर इनको प्रति शेयर 50 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। रत्नेश, LIC हाउसिंग हमने देखा था कि पिछले महीने ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर गिरा था, वहाँ से थोड़ी रिकवरी की कोशिश चल रही है। और अगर हम हाउसिंग को और हाउसिंग फाइनेंस को और रियल एस्टेट को अगर क्लब कर दें तो हमने देखा था हाल फिलहाल बड़े अच्छे नंबर निकल के आ रहे हैं हाउसिंग कंपनीज की तरफ, रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ से। LIC हाउसिंग ऐसे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कमजोरी दिख रहा होगा, लेकिन आप सलाह अभी क्या देंगे? हाउसिंग का सही बात कहा आपने, बोली कि स्ट्रक्चर इसका जरूर कमजोर है, क्योंकि मैं हमेशा से ये सलाह देता हूँ अपने निवेशकों को और आपके चैनल के माध्यम से भी कि स्टॉक हमेशा चुनना चाहिए जो मार्केट के साथ परफॉर्म करे या एटलीस्ट आउट परफॉर्म करे, एटलीस्ट मार्केट के साथ परफॉर्म करे। आप देखेंगे बाजार में जितनी भी तेजी आई इसमें किसी भी तरह का इसको फायदा नहीं मिला, नहीं किसी तरह का पार्टिसिपेट इसने करा, हालांकि इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक मैं अभी सलाह दूंगा इनको कि कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मेरी तरफ से इनको सलाह रहेगी कि 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले। एक बार इनको कहीं ना कहीं इस तेजी में मेरे हिसाब से 380 385 का भाव इनको देखने को मिल सकता है, तो वहां पे से एग्जिट कर ले, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए 300 रुपए का। LIC हाउसिंग को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से विजय शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विजय जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? नमस्कार जी ठीक है सर, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे पास HPCL के 4000 शेयर पड़े हुए हैं 295 के एवरेज के। 295 के औसत भाव पर हैं 4000 शेयर। 4000 शेयर खरीदने की कोई वजह खास शर्मा जी? नहीं सर, मेरे फ्रेंड ने कहा था बढ़िया शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। फ्रेंड ने कहा था बढ़िया शेयर है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड से पता जरूर ये भी पूछना चाहिए कि अगर आप बढ़िया शेयर कह रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। ब्लाइंड फेथ शेयर मार्केट में पैसे रुपए के मामले में उतना नहीं करना चाहिए। ठीक है, नुकसान तो आपको खैर हो रहा है प्रति शेयर 70 रुपए के आसपास का, और हमने देखा था कि क्रूड के भाव जब $70 के आसपास तक फिसले थे तो निश्चित तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उससे फायदा होने की उम्मीद थी, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट है ये क्रूड के भाव पर। अब वही क्रूड $85 के आसपास है, हो सकता है कि ऊपर भी चला जाए, और काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड एक तरह से है ये सेक्टर पूरा, OMCs का बिजनेस जो है। खैर नितलेश, आपकी सलाह क्या होगी HPCL को लेकर? 300 रुपये वाला शेयर अब पौने 225 रुपये के आसपास का है। आपको उम्मीद है इनके भाव आ पाएंगे? अगर आएंगे तो समय कितना देना होगा, कोई अंदाजा? ये तो काफी रिकवर हो चुका है और BPCL HPCL मुझे लगता नहीं कि परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये अगर 250 को क्रॉस करता है तो फिर से री एंट्री करें, तब आपको 40 से 50 रुपए का एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, उसमें अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन 250 के ऊपर ही होगा। तो अभी के लिए मेरा एग्जिट का राय होगा, कुछ अच्छा अगर काउंटर मिलता है तो उसमें आप क्या करें, निवेश। ठीक है, HPCL को लेकर ये व्यू। नासिक से भी राय चाहेंगे क्योंकि ये शेयर 900 रुपए के भाव पर इनके पास है, और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स 2021 बहुत अच्छी कहानी थी, 2022 में लोगों को नुकसान हुआ, प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा आई, कुछ डिस्टर्बेंसेस थी। हालांकि 2021 का साल इसलिए भी अच्छा था क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे मार्केट में, लगातार डीमेट अकाउंट्स खुल रहे थे। 2022 कंसोलिडेशन वाला फेज रहा और ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से नीचे आया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। इसके बारे में आप राय साझा कीजिए नितलेश, इसमें क्या आप सलाह देंगे? देखो, ये स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट ले चुका है 400 के आसपास का, तो मेरे हिसाब से अभी ये लेवल जो है वो बेचने का लेवल नहीं है, अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। और मैं एक लेवल्स को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, 530 का एक लेवल है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो थोड़ा सा और क्वांटिटी आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 470 का होगा, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर मैं जितना देख रहा हूँ एक 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, तो 530 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और नीचे में अगर ये काउंटर
फिर किस कारण से 420 के आसपास मिलता है तो वहां पे कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती है 400 रुपए के स्ट्रिक्टली के साथ। ओके ठीक है, तो ये है राय बीएससी पर। अगले दर्शक हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं मनीष। मनीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। सवाल मैडम मैंने लिया था उषा मार्टिन का शेयर लिया था 141 में, और अभी तो शेयर हाई है, लेकिन इसका क्या फ्यूचर मैडम ये जानना था। ओके बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर आपने कॉल किया, क्योंकि इस तरीके से बीच बीच में रिव्यू भी कर लेना चाहिए। भले ही आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन बीच बीच में रिव्यू करना भी सही रहता है कभी कभार। उषा मार्टिन, यहाँ पर रत्नीश आप सलाह दीजिए, क्योंकि अपने हाइस के आसपास तो ट्रेड कर रहा है, बट आज हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में भी है। अभी क्या करना चाहिए, मुनाफा बुक करके निकल जाएं या फिर अभी भी स्टॉप लॉस के साथ आप इनको होल्ड करने की सलाह देंगे? इनका ओवरऑल चार्ट देखे तो कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन में है। इसमें कंटिन्यू हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, इस कारण से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा चुका है ये। तो मेरी राय रहेगी इनको कि थोड़ा सा अभी अपना 50% ही मुनाफा बांध ले, और बाकी में स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं, जो कि स्टॉप लॉस रहेगा इनका 180 रुपए का। 180 रुपए के ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ ये बैठे रहे। ऊपर में इसमें नई तेजी वापस से चालू होगी 235 रुपए के बाद में, तो ये लेके जा सकते हैं इसको 260 270 रुपए तक के लिए। तो आधा मुनाफा बांध ले, 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ट्रेलिंग का, और बैठे रहे। में 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह है। जयपुर से शंकर हमारे साथ हैं। शंकर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है सर आपको? सर मुझे विप्रो शेयर के बारे में जानना है। हेलो जी 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 बताइए सर। सर मेरे पास विप्रो के 60 शेयर है 597 रुपए में, तो मुझे 597 597 597 ओहो जी 60 शेयर है। रत्नेश, करना क्या है विप्रो के शेयर में? देखिए अब तो नतीजों पर नज़र है और नतीजों से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं। अब जो कुछ डिपेंड करता है वो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्लाइंट्स निकल के आते हैं, डील्स को लेकर कंपनी क्या अपडेट देती है, कमेंट्री क्या देती है। बाकी बहुत ज़्यादा उत्साह की उम्मीद नहीं हम कर रहे हैं नतीजों के सीजन से। और कल जिस तरह से चाल दिखी थी आईटी स्टॉक्स की, वो काफ़ी कुछ साफ भी हो गया था। आज हल्की सी रिकवरी की कोशिश है। आज टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे तो उससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। क्या टीसीएस के नतीजों तक का वेट कर लें या फिर आपकी सलाह कुछ और है? सबसे पहले तो मैं सलाह देना चाहूंगा सभी दर्शकों को, इतने नुकसान तक वेट ना करें। आप कभी ना कभी बीच बीच में रेगुलर कॉल करके पूछते रहे टीनाओं पे, क्योंकि इतने नुकसान होने के बाद में कहीं पे भी एक नुकसान बुक करना काफी थोड़ा बड़ा पेनफुल होता है निवेशकों के लिए। तो इतने एक लंबे नुकसान तक न बैठे, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर लगाए या फिर जरूर एक राय लेने के लिए संपर्क करते रहे। अब रहा सवाल विप्रो की बात करें, तो विप्रो में आईटी स्टॉक में सबसे आईटी स्टॉक पहले ही अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है तो कोई विप्रो है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, अगर इनको आईटी में बनना है तो इसमें से निकल के दूसरा आईटी स्टॉक्स में स्विच करे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ताकि उनकी जो पूंजी जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं इनको रिकवर करने में इनको मदद मिलेगी। तो मेरी सलाह यहाँ से रहेगी कि यहाँ से निकल जाए और दूसरे स्टॉक्स में स्विच करें। ठीक है, तो निकलने की राय है विप्रो से। आईटी में तो एटलीस्ट अगर विप्रो देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, तो यहाँ से निकल जाइए और दूसरे किसी स्टॉक में या तो आप अपना निवेश स्विच कर सकते हैं। ट्विटर पर जोधपुर से सवाल आया है रमेश जी का, और इनका सवाल है डिक्सन टेक पर 50 शेयर्स 3012 पर इन्होंने लिया हुआ है, और इनकी जो बाइंग लेवल है वहां से भी काफी नीचे आ चुका है डिक्सन टेक का स्टॉक। हमने तो 4000 तक के लेवल्स भी देखे थे, बट नुकसान हो रहा है इनको इस शेयर में। नितिलेश, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ रिकवरी के साइंस दिखाई दे रहे हैं डिक्सन टेक के चार्ट्स में? अभी के लिए एक स्टॉक से एग्जिट कर लेना। अगर फिर से अगर ऊपर में 3000 का लेवल क्रॉस करता है तो एक बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक फिर से 3400 से लेके 3500 तक जा सकता है। तो अभी के लिए एग्जिट का राय होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है वीकली चार्ट के ऊपर भी। लेकिन 3000 के ऊपर इसमें एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए 80 रुपए का लॉस बुक करें और ऊपर में 3000 के ऊपर फिर से फ्रेश पोजीशंस बाइंग के बना सकते। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू। हरिद्वार से प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? प्रदीप, आपको आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर,
सर मेरे पास ना सुजलॉन के 1570 शेयर हैं, 8 रुपये 82 पैसे के हिसाब से। तो इसमें जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या करें हम, अभी होल्ड करें या निकल जाए। 8 रुपये 80 पैसे। प्रदीप, पहले तो ऐसा है कि जो 10 रुपये से कम वाले जो शेयर होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको लेकर थोड़ा सा ना हम सावधान रहने की भी सलाह देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ सूझता नहीं कि करें क्या। ऐसे दर्शकों के लिए हम ज़रूर सलाह लेंगे। खैर, आपको बता दें कि आज से सुजलॉन के जो नए शेयर अलॉट हुए थे वो आज से ट्रेड होने लग गए हैं। इस पर आपका क्या भी होगा नितलेश, सुजलॉन को लेकर? 8 रुपये 82 पैसे खरीद है, 8 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा शेयर। आज हल्की सी कमजोरी है। थोड़े से मैनेजमेंट में बदलाव किए हैं कंपनी ने। जेपी चालसानी को सीईओ बनाया गया है, तो कोशिश कंपनी कर रही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर क्या आपको बेहतर होते दिख रहे हैं? स्ट्रक्चर वाइज तो स्टॉक में अभी भी कुछ मजबूती नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो 8 रुपये का भाव चल रहा है और जो रिसेंट इसने एक लो लगाया है जनवरी 2023 के आसपास का, तो वो एक स्टॉप लॉस की तरह आप ले सकते हो। लेकिन ऐसे काउंटर से थोड़ा सा आप दूरी बनाए रखोगे तो ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अच्छे काउंटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए 7 रुपये का एक स्टिकी स्टॉप लॉस रखें। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए, सुजलॉन पर आपको ये राय, स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करिए फिलहाल, लेकिन सावधानी बरतिए। अगर पेनी स्टॉक्स में आपके निवेश हैं तो उसको लेकर थोड़ा सावधानी भी बरतिए और बीच बीच में स्टॉक को रिव्यू करते रहिए। अगला सवाल लेंगे, बरेली से हमारे साथ सौरभ जुड़े हैं। सौरभ जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? ये मैडम IEX के शेयर जो है वो 271 के भाव पे लिए 400 शेयर। ओके, काफी पहले की खरीद लग रही है आपकी। जी, और जी, नुकसान भी भारी हो रहा है इस स्टॉक में। क्या सजेस्ट करेंगे जी? नितिलेश जी क्या सजेस्ट करेंगे? IEX पर 271 तो काफी ऊपरी लेवल्स थे, और जब स्टॉक में चलिए नितिलेश से संपर्क वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। रत्नेश जी आप बताइए, IEX में क्या करें? 271 पर बहुत ही हाई लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था और स्टॉक में अच्छी तेजी भी आई थी, बट उसके बाद एक गिरावट आई। अब फिर से निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है IEX में, बट क्या करें? इनको तो काफी भारी नुकसान हो रहा है। अभी फिलहाल बने रहें या फिर निवेश को स्विच कर लें अपने? इनके खरीदी का स्तर काफी उच्च लेवल का है, तो यहाँ से उस लेवल तक की तेजी आना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं दिख रहा है। या तो काफी इनको लंबा समय अपने इस निवेश को देना पड़ेगा। तो मेरी तो सलाह यह रहेगी, अभी इनमें एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपना 145 का, क्योंकि एक तेजी जरूर इसमें चालू हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेजी है 180-190 तक रुपए तक के लिए लेके जा सकती है। तो थोड़ा सा अगर इनके पास निवेश के लिए और थोड़ा पैसा हो, जो कि थोड़ा सा बिना स्ट्रेस लिए निवेश कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा एवरेज कर ले। कहीं पे भी 180-190 तक आता है तो फिर वहां पे अपना एग्जिट कर ले पोजीशन में से। IEX को लेकर ये व्यू रत्नेश का। आगे बढ़ेंगे, कृष्णा का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम से आया है और इनके पास है शेयर LIC हाउसिंग के 8000 शेयर हैं 386 रुपए के भाव पर, और 386 वाले शेयर पर इनको प्रति शेयर 50 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। रत्नेश, LIC हाउसिंग हमने देखा था कि पिछले महीने ये शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर गिरा था, वहाँ से थोड़ी रिकवरी की कोशिश चल रही है। और अगर हम हाउसिंग को और हाउसिंग फाइनेंस को और रियल एस्टेट को अगर क्लब कर दें, तो हमने देखा था हाल फिलहाल बड़े अच्छे नंबर निकल के आ रहे हैं हाउसिंग कंपनीज की तरफ, रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ से। LIC हाउसिंग ऐसे तो इसका स्ट्रक्चर आपको कमजोरी दिख रहा होगा, लेकिन आप सलाह अभी क्या देंगे? हाउसिंग का सही बात कहा आपने, बोली कि स्ट्रक्चर इसका जरूर कमजोर है, क्योंकि मैं हमेशा से ये सलाह देता हूँ अपने निवेशकों को और आपके चैनल के माध्यम से भी, कि स्टॉक हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जो मार्केट के साथ परफॉर्म करे, या एटलीस्ट आउट परफॉर्म करे, एटलीस्ट मार्केट के साथ परफॉर्म करे। आप देखेंगे बाजार में जितनी भी तेजी आई, इसमें किसी भी तरह का इसको फायदा नहीं मिला, नहीं किसी तरह का पार्टिसिपेट इसने करा। हालांकि इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक मैं अभी सलाह दूंगा इनको कि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मेरी तरफ से इनको सलाह रहेगी कि 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले। एक बार इनको कहीं ना कहीं इस तेजी में मेरे हिसाब से 380-385 का भाव इनको देखने को मिल सकता है, तो वहां पे से एग्जिट कर ले, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए 300 रुपए का। LIC हाउसिंग को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से विजय शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विजय जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? नमस्कार
जी ठीक है सर, सवाल हेलो। पूछिए अपना। सर मेरे पास HPCL के 4,000 शेयर पड़े हुए हैं 295 के एवरेज के। 295 के औसत भाव पर हैं 4000 शेयर। 4000 शेयर खरीदने की कोई वजह खास शर्मा जी? नहीं सर, मेरे फ्रेंड ने कहा था बढ़िया शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो चलेगा। फ्रेंड ने कहा था बढ़िया शेयर है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड से पता जरूर ये भी पूछना चाहिए कि अगर आप बढ़िया शेयर कह रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। ब्लाइंड फेथ शेयर मार्केट में पैसे रुपए के मामले में उतना नहीं करना चाहिए। ठीक है, नुकसान तो आपको खैर हो रहा है प्रति शेयर 70 रुपए के आसपास का। और हमने देखा था कि क्रूड के भाव जब $70 के आसपास तक फिसले थे तो निश्चित तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उससे फ़ायदा होने की उम्मीद थी, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट है ये क्रूड के भाव पर। अब वही क्रूड $85 के आसपास है, हो सकता है कि ऊपर भी चला जाए। और काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड एक तरह से है ये सेक्टर पूरा, OMCs का बिजनेस जो है। खैर नितिलेश, आपकी सलाह क्या होगी HPCL को लेकर? 300 रुपये वाला शेयर अब पौने 225 रुपये के आसपास का है। आपको उम्मीद है इनके भाव आ पाएंगे? अगर आएंगे तो समय कितना देना होगा, कोई अंदाजा? ये तो काफी रिकवर हो चुका है और BPCL HPCL मुझे लगता नहीं कि परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये अगर 250 को क्रॉस करता है तो फिर से री एंट्री करें, तब आपको 40 से 50 रुपए का एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि वीकली चार्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, उसमें अगर उसका ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन 250 के ऊपर ही होगा। तो अभी के लिए मेरा एग्जिट का राय होगा, कुछ अच्छा अगर काउंटर मिलता है तो उसमें आप क्या करें, निवेश। ठीक है, HPCL को लेकर है ये व्यू। नासिक से विपुल हमारे साथ हैं। विपुल नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? सर मेरे पास टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों के शेयर है। अच्छा, दोनों के ही टाटा मोटर्स के, यस सर, टाटा मोटर्स के भी 500 शेयर है और टाटा मोटर DVR के भी 500 शेयर है। ठीक है, तो मेरे पास टाटा मोटर्स के जो है 350 के रेंज में मैंने इसे बाइंग किया है और DVR के मेरे पास 210 की रेंज है, 210 के रेंज पे। ठीक है। DVR यानी कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, आपके पास अगर DVR होते हैं तो आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। यही फ़र्क होता है मेन शेयर में और DVR में। खैर दोनों ही हैं। टाटा मोटर्स इनके पास 350 के भाव पर हैं, टाटा मोटर्स DVR 210 के भाव पर हैं। तो आपको तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक ठाक हम ये कह सकते हैं विपुल जी। लेकिन क्या ये शेयर यहाँ से और चलेगा? टाटा मोटर में हालांकि हम देख चुके हैं कि लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आई है, 400 रुपये के नीचे शेयर ही गया था। और अगर हम इसको ईयर टू डेट यानी कि सिर्फ 2023 में अगर देखें तो 18-20% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है। और ये तेज़ी हाल फिलहाल आई है JLR के जो बढ़िया जो नंबर्स आए थे बिक्री की, उससे ड्राइव हो रही है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा, इनकी टोटल आय में 70% हिस्सा JLR का है, यानी कि जगुआर लैंड रोवर का। रत्नेश, टाटा मोटर का चार्ट क्या कह रहा है? क्या अभी और चलेगा? अभी और इसको होल्ड करें? इनको दिक्कत नहीं है, अब कोई अच्छा खासा फायदा हो रहा है ऑलरेडी इनको? उनका चार्ट देखे तो एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद में इसमें एक रनअवे गैप बनाया था। इसमें इस स्टॉक में अपग्रेड भी आया था, एक काफी बड़ा टारगेट फॉरेन ब्रोकरेज फर्म हाउस ने दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि खरीदी भाव काफी अच्छी है। यहाँ पे बने रह सकते हैं। प्रॉफिट का स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करे 430 रुपीज का। ऊपर में इसमें जो एक बार का इसको सप्लाई देखने को मिलेगा वो 480 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। उसके ऊपर निकलता तो नई तेजी बनेगी, इसमें जो 550 रुपए तक के लिए लेके जाएगी। तो आधा मुनाफा 480 पे हम बुक करेंगे और बाकी का मुनाफा हम 550 रुपए तक के लिए वेट करेंगे। और 430 रुपए के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू रत्नेश का। आगे बढ़ेंगे, राजन प्रसाद का सवाल लेंगे और इनके पास है आदित्य बिरला फैशंस के शेयर 250 की संख्या में और भाव इसका है 270 रुपए का। आदित्य बिरला फैशंस का 222 पर अब ये ट्रेड कर रहा है। आदित्य बिरला फैशंस, इस पर रत्नेश आप ही व्यू दीजिए, इसमें क्या करना चाहिए? ABFRL के हम देख रहे चार्ट तो मेरे हिसाब से काफी एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में है, सभी की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये अब बहुत नीचे आ चुका है, तो मेरे हिसाब से एक कहीं टेक्निकल बाउंस बस इसमें देखने को मिल सकता है। किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं है, तो मैं इनको सलाह दे दूंगा कि 200 रुपए का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगा ले। कहीं पे भी 240 रुपए 250 के आसपास आता है तो वहां पे से निकल जाए।
ठीक है, आदित्य बिरला फैशन पर ये व्यू। फटाफट अगला सवाल लेंगे। इंस्टाग्राम से आए हैं विनीत का, कोलकाता से। इन्होंने अपना सवाल हमें पोस्ट किया है और इनके पास है शेयर IRFC के 600 शेयर हैं 28 रुपये के भाव पर और बिल्कुल उनके भाव के आसपास ही हैं। अब विनीत ने सवाल भेज दिया है, पता नहीं इन्होंने कब खरीदा है, अभी खरीदा है या फिर पहले की खरीद है, क्योंकि हमने देखा था कि 2022 की आखिरी तिमाही में ये शेयर बहुत तेज़ी से चला था और 37 रुपये के आसपास पहुंचा था। 20 रुपये के भाव से तेज़ दौड़ लगाई थी, लेकिन ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग आई और अब फिर से एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। नितलेश, क्या भी होगा आपका IRFC पे? 28 वाला शेयर 28 के आसपास ही है, समय दें इसको, कुछ फायदा होगा? जी, थोड़ा सा वेट करें। मुझे लग रहा है कि एक बाउंस आ सकता है इसमें। 28.50 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर क्रॉस करता है तो एक बार के लिए स्टॉक 30 रुपए के आसपास जा सकता है। लेकिन जो पहले मैंने इस स्टॉक के ऊपर 25 रुपए का जो स्टॉप लॉस दिया था उसको मैं ट्रेल करूंगा और 26 रुपए 80 पैसे के आसपास लगाऊंगा, क्योंकि अभी का जो लेवल है वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जहां से उसने ब्रेक डाउन दिया था दिसंबर 2022 के आसपास, तो उसी लेवल को रेजिस्टेंस कर रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है, तो अभी के लिए पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करें। स्टॉप लॉस क्या सुझाया आपने नितलेश? जी सर, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 26 रुपए 80 पैसे। ठीक है, 26 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड कीजिए। नज़दीक का स्टॉप लॉस है, करीब करीब 1 रुपये नीचे का ही है। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से अमित हमारे साथ हैं। अमित नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास सर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है 1465 के भाव से। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास 1465 के भाव पर। आपने लिया कब ये शेयर? मैंने अभी लिया है। अभी लिया है आपने? अच्छा ठीक है, अभी लिया है आपने। करीब करीब 50 रुपये के आसपास का नुकसान इसमें हो रहा है। तकरीबन इसको हो गए 2 साल के आसपास लिस्टिंग को इसको हो गए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और इस पे हमने 2,500 से 3,000 रुपये के बीच के भी भाव देखे हैं। अब ये 1,500 रुपये के आसपास के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पर रत्नेश आप व्यू दीजिए। हम देख रहे हैं कि कुछ सत्र से इसमें तेज़ी है, लोअर लेवल से 1200 रुपये के स्तर से लगातार ये शेयर चल रहा है और अब 1400 रुपये के ऊपर निकल गया है। ये जो मोमेंटम बना है, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है? क्लीन साइंस का हम अगर चार्ट देखें, एक लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें, तो इसमें कंटिन्यूस हमको सेलिंग और लोअर लो देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप एक चैनल भी ड्रॉ करेंगे तो उसका भी ब्रेकडाउन इसने दिया है, अपने की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अब इसमें एक वॉल्यूम हमको कल एक्टिविटी देखने को मिली थी कि एक टेक्निकल बाउंस इसमें जरूर ये जो ड्यू था इतनी लंबी सेलिंग का वो आता दिखा, बाकी अभी भी सस्टेनेबल या किसी तरह का रिवर्सल नहीं है। तो मेरे हिसाब से कहीं पे भी एक बार ये 1550 1560 आता वहां पे निकल जाए। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 1250 रुपए का। ठीक है, तो क्लीन साइंस पर ये व्यू। दिल्ली से संजय गुप्ता हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास गेल इंडिया के सर 1600 शेयर हैं 111 रुपए के भाव पर, और PNB के 1000 शेयर हैं 50 रुपए के भाव पर। सर क्या करना चाहिए इसके लिए? ये दोनों क्या आपने हाल फिलहाल खरीदे संजय जी? हाँ सर, हाल फिलहाल खरीदे हैं और उसमें मेरे को डिविडेंड भी मिला है गेल में। तो अरे वाह, क्या बात है, गेल में डिविडेंड भी मिल गया। कितने रुपए डिविडेंड मिला आपको? 4 रुपए मिला सर, उस पर टैक्स कट गया कुछ। ठीक है, ठीक है। गेल वैसे तो स्लो मूवर है, लेकिन हाल फिलहाल खबरों में रहा है जिस तरह से गैस प्राइसेस को लेकर नया तरीका लागू हुआ है, उसके बाद गेल ने भी अपने भाव करीब करीब 10 से 12% कम किए हैं CNG और PNG के। हाल फिलहाल फोकस में ये रहा है शेयर। ये गेल पर आप व्यू दीजिए नितिलेश, क्या करना चाहिए इसमें? थोड़ा सा स्लो चलता है लेकिन कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट भी देता है। देखो, इनका भाव के आसपास ही चल रहा है, डिविडेंड भी मिला होगा, 4 से 5 रुपए का डिविडेंड था। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि पोजीशंस को होल्ड करें। इसमें मैं वीकली चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 112 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर ये सक्षम रहता है क्लोजिंग देने में, तो आप इसको 140 तक भी क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बड़े चार्ट के ऊपर बड़ा एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हमें। काफी बड़ा कंसोलिडेशन है इसका, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ 140 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। 140, ठीक है, बढ़िया टारगेट्स गेल में आ सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो, आप इसको होल्ड कीजिए। PNB भी है 50 रुपये से आसपास के भाव पर PNB का शेयर इनके पास।
आप रत्नेश इस पर व्यू दीजिए। 46-47 रुपए के आसपास के इसके भाव हैं और हमने देखा था कि ये 60 रुपए 65 रुपए के रेंज में ये शेयर गया था और काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया इसने इंडेक्स को। आपको लगता है कि पीएनबी भी ठीक स्टॉक है या फिर एवरेजिंग की भी आप सलाह देंगे इसमें क्या? रत्नेश, आपको आवाज आ रही है? पीएनबी का चार्ट देखने पे ऐसा लग रहा है कि एक तेजी के बाद में एक थोड़ा सा करेक्शन इसमें हमको देखने को मिल रहा है। अब अपने की एवरेजेस के सपोर्ट लेवल पे आ गया, तो मेरी राय रहेगी इनको कि 43 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी होल्ड करें। एक बार ये कहीं पे भी 48 रुपए के ऊपर निकलता है तो वापस से ये 52 रुपए और फिर 58 रुपए तक जा सकता है। तो 43 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहे एक बार, अभी 52 से 58 रुपए तक के टारगेट के लिए। ठीक है, पहला टारगेट 52 रुपए, दूसरा टारगेट 58 रुपए। यहाँ से बढ़िया तेजी, यानी कि 46-47 से अगर आप जोड़ेंगे 58 तो करीब करीब 20% के रिटर्न आपको पीएनबी में मौजूदा स्तर से टेक्निकली आपको ये मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर इस शो को समाप्त करेंगे और रत्नेश और नितलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।